हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स का ये हमारे पास एक सैम्पल पेपर है जिसका हमने ए सेक्शन है जो हमारी पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया था, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन थे 1 मार्क के। आज हम सेक्शन बी सी एंड डी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले हम बी सेक्शन करेंगे। बी सेक्शन जिसमें कि 2 मार्क्स के हमारे पास 6 to 13 क्वेश्चन हैं, पहले हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से हम इनके सोल्यूशंस देख लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12th फिजिक्स का टर्म 2 का, ये हमारे पास सैंपल पेपर का सोल्यूशन है। व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स, गिव इट्स प्रिंसिपल। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं उसका प्रिंसिपल बताना हमने। ऑप्टिकल फाइबर इज अ केबल बाय विच अ लाइट सिग्नल कैन बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन प्लेस विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी और इंटेंसिटी। मतलब ऑप्टिकल फाइबर आजकल के एडवांस फाइबर्स होते हैं, एक तरह की केबल होती है जिसमें लाइट सिग्नल मिल जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में सिग्नल जा सकता है, बट एनर्जी ऑफ लॉस एंड इंटेंसिटी नहीं होता। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Now next question is define power of a lens, give its SI unit. Power of a lens is its ability to converge or diverge the rays of light falling on it. तो किसी भी लेंस की वो एबिलिटी जो हमको ये बताएगी कि लाइट रेज को कितना ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, वो उसकी पावर ऑफ लेंस होती है। पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, यानी कि मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इट इज रेसिप्रोकल और इसकी एस यूनिट है जो डायप्टर होती है जिसको हम डी में लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, 8th क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है हमारा। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ बॉल ऑफ अ मास 66 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी 2.5 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है h/mv, यहाँ पे h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, m इज अ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी हमको बॉल गिवन है, v इज अ वेलोसिटी है उसकी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड। मास हमारा जो 66 ग्राम था इसको हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया, 1000 से डिवाइड किया तो 0.066 किलोग्राम आ गया हमारे पास। नाउ वेलोसिटी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और कैलकुलेट करके हमारे पास जो वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो हमारे पास 4.0157 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मीटर के इक्वल आ जाएगी। ये था हमारा 2 मार्क्स का थर्ड क्वेश्चन, इनके 8th क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन हमारा। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ फ्रॉम द बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन के लिए हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ को ऑब्टेन करना है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन द इलेक्ट्रॉन आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन द ऑर्बिट्स, in those orbits in which the angular momentum of electron is an integral multiple of h/2 pi। तो h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, l हमारे पास एंगुलर मोमेंटम mvr विच इज अ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ n, यानी कि इंटेग्रल मल्टीपल h/2 pi। नाउ वी नो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है हमारे पास, इसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। देन p अगर हम देखें तो h/λ के इक्वल होगा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास nh/2l के इक्वल आ गया। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस r देन 2l इज इक्वल टू 2πr के इक्वल हो जाता है। और हमारे पास p इंटू r का जो फॉर्मूला वो nh/2π आ गया। और ये हमने जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ को क्वांटाइजेशन की कंडीशन पे जो है एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। वाई कार्बन एग्जिस्ट एज अ इंसुलेटर, why carbon exists as a insulator, why silicon as a semiconductor। the electronic configuration of carbon and silicon की लिख दी हमने, कार्बन 1s2 2s2 2p2, जबकि सिलिकॉन की 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2, 14 atomic number 6 atomic number। hence due to the number of free electrons for a conduction will be significant in a silicon। सिलिकॉन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट विल बी द नेग्लिजिबल स्मॉल फॉर अ कार्बन, बट ये कार्बन में बहुत ही नेग्लिजिबल स्मॉल होते हैं। दैट इज वाई कार्बन इज एन इंसुलेटर while silicon is an intrinsic semiconductor। Now 11th question है, explain forward and the reverse bias characteristics of a p-n junction diode। फॉरवर्ड बायस के लिए हमको पता है p टाइप होल्स वाला
एंड एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स वाला, पी टाइप को हम सेमीकंडक्टर को जोड़ देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप को जोड़ देते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसमें करंट जो फ्लो करता है वो फॉरवर्ड बायस होता है। अब पी एन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी अ फॉरवर्ड बायस्ड व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड ऑफ द जंक्शन एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एन साइड। तो यहाँ पे हमको इसको पी, और ये बैरियर है जो छोटा होता जाता है इसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं हम, या फिर इसको हम डिप्लीशन बैरियर भी बोलते हैं, ये कम होता जाता है अगर फॉरवर्ड बायस हो। इससे उल्ट हम अगर बात करें रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस में पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। पी मतलब होल्स हो गए, एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बीच में डिप्लीशन रीजन है जो ये बड़ा हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर बड़ा होता जाता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, पी एन जंक्शन डायोड इज सेट to be a reverse biased when the positive terminal of a cell or a battery connected to the N side of the junction, the negative terminal to P side. When reverse bias, the depletion region widen and potential barrier increase, और करंट कम होता जाता है क्योंकि ये potential barrier increase करता जाता है। Now next question number 12, what is radioactivity? Explain the laws of radioactivity decay. Radioactivity is the phenomena of spontaneous disintegration of a nucleus of an atom with the emission of one or more radiations, alpha, beta, gamma radiations। जब किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से जो है निकलती हैं, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उसको हम रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियोएक्टिव एटम एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट इंस्टेंट। तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं इस पे डिपेंड करता है कि जो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो कितनी अमाउंट कितनी स्पीड में होगा। तो इसको ही हम इसका लॉ बोल देते हैं। वेयर एन इज अ नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट, में कितने प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं हम। नाउ इसका इंटेग्रल कर देंगे बाय इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, लॉग एन लैम्डा टी प्लस सी एंड एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर लैम्डा टी के इक्वल, वेयर एन नॉट इज ओरिजिनल अमाउंट, देयरफॉर द रेडियोएक्टिव डीके इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर, ये एक्सपोनेंशियल इन नेचर होता है। स्टेट द ह्यूजेंस प्रिंसिपल एंड हेंस ऑब्टेन द स्नेल्स लॉ। ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, हमने उसकी हेल्प से जो है स्नेल्स लॉ को ऑब्टेन करना है। इट स्टेट्स दैट एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट may be considered as a source of a secondary spherical wavelets which spread out in the forward direction at any speed of the light। ये हमारा ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी दिखा रखा है हमको, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इसको स्नेल्स लॉ हम जानते हैं, स्नेल्स लॉ हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता है। तो अगर हम एंगल ए डी सी को आर के इक्वल लेट कर ले एंड दो ट्रायंगल्स हमारे पास बी ए डी एंड एक नीचे ए सी डी, दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, इसमें साइन आई और साइन आर यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला अप्लाई करें और दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। इट मींस ये तो स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ हम जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जिसको हम म्यू वन अपॉन म्यू टू के इक्वल भी लिखते हैं। दिस प्रूव्स द स्नेल्स लॉ। तो इससे हमारा स्नेल्स लॉ प्रूव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेक्शन बी फिजिक्स का, जो 12th क्लास का हमारा सैम्पल पेपर हम सॉल्व करें तो उसका सेक्शन बी है। इसके बाद हम इसका सेक्शन सी और डी भी जल्दी अपलोड करेंगे। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद भी हम बहुत सारे सैम्पल पेपर जो सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का पेपर, तो तीनों सब्जेक्ट के हम अपलोड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड बाय।